क्या एक एआई एल्गोरिदम किसी तजुर्बेकार फैशन डिजाइनर या पड़ोस के मास्टर जी से बेहतर कपड़े बना सकता है? मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। वैसे आमतौर पर जब हम किसी ट्रेडिशनल कपड़ा बनाने वाली कंपनी के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और गोदाम आते हैं। सही कहा। एक ऐसी तस्वीर जहां महीनों पहले से ट्रेंड्स तय हो जाते हैं और गोदाम छत तक स्टॉक से भरे होते हैं। सब कुछ बस एक अंदाजे पर चल रहा होता है। और उस अंदाजे का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? एक बार जो कपड़ा बन गया, उस पर कंपनी का लाखों रुपया लग गया। फिर तो बस उम्मीद ही बचती है कि वो डिजाइन लोगों को पसंद आए, और अगर नहीं आया तो वो पूरा स्टॉक धूल खाता है और आखिर में भारी डिस्काउंट पर निकालना पड़ता है। बिल्कुल, जिसे इंडस्ट्री में मार्कडाउन लॉस कहते हैं। पर इस तस्वीर में एक जबरदस्त बदलाव तब आता है जब इसमें डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम ट्रेंड ट्रैकिंग की एंट्री होती है। और इसीलिए आज की ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस गहराई भरे विश्लेषण में हम थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की कहानी पे बात करेंगे। हाँ, जिसने खुद को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से निकालकर एक डिजिटल और एआई ड्रिवन फैशन ब्रांड में बदल दिया है। सुनने वालों के लिए बता दूं कि हमारे इस एनालिसिस के स्रोत हैं कंपनी की Q4 और FY 2026 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट और इन्वेस्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस के दस्तावेज। इन्हें जोड़कर देखें तो फैशन रिटेल के नए नियम तय होते हुए दिख रहे हैं। सही बात है। ये बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का फैशन सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं बचा है। ये पूरी तरह से डेटा, एल्गोरिदम्स और सप्लाई चेन का खेल बन चुका है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं दस्तावेज पढ़ रही थी कि 2010 में थॉमस स्कॉट की शुरुआत सोलापुर की एक फैसिलिटी से हुई थी। हाँ, उस वक्त ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर थे, यानी दूसरे बड़े ब्रांड्स के ऑर्डर आते थे और ये उनके लिए कपड़े बनाते थे। तो एक तय आमदनी वाले कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को छोड़ के सीधे रिटेल मार्केट में आने का फैसला थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? मतलब पहले फैशन इंडस्ट्री एक अंधे तीर की तरह थी, जहां महीनों पहले ट्रेंड का अंदाजा लगाना पड़ता था, पर अब लगता है ये एक स्नाइपर की तरह हो गई है। हाँ, यहाँ जो सबसे हैरान अंगेज बात है वो ये है कि उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तजुर्बे से प्रोडक्शन और क्वालिटी की गहरी समझ तो थी, पर उन्हें पता था असली मार्जिन्स रिटेल में है। अच्छा, तो रिटेल में आकर उन्होंने वो अंधे तीर वाला मॉडल नहीं अपनाया। उन्होंने एक नई अप्रोच अपनाई जिसे टेस्ट एंड स्केल स्ट्रैटेजी कहते हैं। टेस्ट एंड स्केल, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। दस्तावेज बताते हैं कि इसके तहत कंपनी किसी नए डिजाइन का सिर्फ 120 यूनिट्स का छोटा बैच बनाती है, जिसे MOQ यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। बिल्कुल। पर 120 यूनिट्स तो एक नेशनल ब्रांड के लिए कुछ भी नहीं है। एक छोटा दर्जी भी शायद हफ्ते भर में इससे ज्यादा कपड़े बना लेता होगा। पर देखिए, वो 120 यूनिट्स बेचने के लिए नहीं बनाए जाते, वो मार्केट को टेस्ट करने के लिए होते हैं, एक स्नाइपर अप्रोच की तरह। यानी उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया और उसके सिर्फ 120 पीस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लाइव कर दिए। हाँ, और फिर वो देखते हैं कि ग्राहकों का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर डिजाइन पहले ही दिन तेजी से बिकने लगता है, तभी उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। अरे वाह! और अगर डिजाइन नहीं चला तो उनके पास सिर्फ 120 शर्ट्स तो बचेंगी, जिन्हें क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब इन्वेंट्री रिस्क लगभग शून्य हो जाता है। सही कहा। ट्रेडिशनल मॉडल में जब कपड़े नहीं बिकते तो 70% की क्लियरेंस सेल लगानी पड़ती है। इस टेस्ट एंड स्केल मॉडल की वजह से वो इस मार्कडाउन लॉस से पूरी तरह बच जाते हैं। एकदम सही। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी फास्ट है कि नए डिजाइन को स्केच से लेकर मार्केट में आने में सिर्फ 15 से 45 दिन लगते हैं। यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। टेस्ट एंड स्केल का लॉजिक तो ठीक है, पर कंपनी को ये कैसे पता चलता है कि टेस्ट क्या करना है? वो 120 यूनिट्स बना के टेस्ट करने का आइडिया कहाँ से लाते हैं? यही तो टेक का कमाल है। यहाँ ये ह्यूमन इंट्यूशन की जगह डेटा और एल्गोरिदम्स ने ले लिए। उन्होंने अपने प्रोप्राइटरी GNI प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, thread.ai और catalog.ai। वेट, क्या सच में एक एल्गोरिदम एक ह्यूमन डिजाइनर से बेहतर कपड़े डिजाइन कर सकता है? इसे एक रिप्लेसमेंट की तरह मत देखिए, इसे एक डेटा ड्रिवन सुपर पावर समझिए। पहले डिजाइनर के लगने पर काम होता था, अब मशीन के डेटा पर काम होता है। अच्छा, तो ये टूल्स मार्केट में चल क्या रहा है वो देखते हैं? हाँ, ये AI टूल्स हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स, ब्राउजिंग ट्रैफिक और डिमांड सप्लाई गैप्स को लगातार एनालाइज करते हैं। मान लीजिए पिछले 48 घंटों में 50,000 लोगों ने किसी साइट पर ब्रीदेबल लिनन शर्ट सर्च की, पर उन्हें अच्छा डिजाइन नहीं मिला। तो एक ह्यूमन डिजाइनर इस ट्रेंड को शायद अगले मौसम तक पकड़ पाएगा, लेकिन thread.ai इस डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करके एक नया डिजाइन जनरेट कर देगा। बिल्कुल। डेटा बताता है कि आजकल नए और युवा ग्राहक
नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कॉटन और लिनन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सही बात है। एल्गोरिदम इस डिमांड को तुरंत पकड़ता है और वो नेचुरल फैब्रिक्स के नए टेस्ट बैचेस लॉन्च कर देते हैं। ये तो ग्राहक की डिमांड क्रिएट होने से पहले ही उसे पूरा करने जैसा हो गया। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें ना, तो ये अब सिर्फ एक अपैरल ब्रांड नहीं रहा, ये एक टेक एनेबल्ड मल्टी ब्रांड प्लेटफॉर्म बन चुका है। इनका एआई ट्रेंड फोरकास्टिंग और प्राइसिंग में सीधा फैसला लेता है। पर देखिए, डेटा ने बता दिया कि क्या बनाना है, टेस्ट बैच भी बन गया, पर आजकल के जेनजी और युवा ग्राहकों के एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग हैं। उन्हें 10 मिनट में खाना चाहिए, तो फैशन में भी वेट करना उन्हें पसंद नहीं है। हाँ, डिलीवरी स्पीड आजकल सबसे जरूरी फैक्टर बन चुका है। तो अगर ग्राहक को कपड़े मिलने में हफ्ते लग गए तो वो ट्रेंड पुराना हो जाएगा ना। एक कपड़े की कंपनी इस डिलीवरी स्पीड की डिमांड को कैसे मैच कर सकती है? इसे मैच करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी सप्लाई चेन बदल दी है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। उनके पास सोलापुर, बैंगलोर और गुड़गांव को मिलाकर 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अच्छा, और मैंने रिपोर्ट में देखा कि इनके पास 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स भी हैं, जिनकी क्षमता करीब 1.4 लाख यूनिट्स प्रति माह है। सही पढ़ा आपने। पर जो असल में स्पीड लाता है वो है इनका इन्वेंट्री लोकलाइजेशन का मॉडल। ये इन्वेंट्री लोकलाइजेशन थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है। मतलब सामान को अलग अलग लोकल सेंटर्स में रखना। बिल्कुल। बड़े गोदाम में रखने के बजाय वो अपने कपड़ों को अलग अलग हब्स में बांट देते हैं। अगर दिल्ली के किसी कॉलेज स्टूडेंट ने रात को ऑर्डर किया तो शर्ट सोलापुर से नहीं, गुड़गांव वाले हब से जाएगी। अरे वाह, इसका मतलब पैन इंडिया लेवल पर 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है, जिससे डिलीवरी स्पीड तो यंग कंज्यूमर्स की उम्मीदों पर खरी उतरती है। पर क्या 4 अलग अलग जगह इन्वेंट्री मेंटेन करना थोड़ा महंगा नहीं पड़ता होगा? देखने में लगता है, पर इन्वेंट्री लोकलाइजेशन सप्लाई चेन को इतना मजबूत बनाता है कि ये उल्टा खर्चा कम करता है। जब ऑर्डर जल्दी डिलीवर होता है तो ऑर्डर कैंसिल होने या रिटर्न आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। ओ, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। रिटर्न लॉजिस्टिक्स तो ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा खर्चा होता है। हाँ, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग एजिलिटीओं ने मंत्रा, अमेजॉन और आजियो जैसे मार्केट प्लेसेस के साथ डीप पार्टनरशिप्स करने की आज़ादी देती है। उनका सिस्टम इन मार्केट प्लेसेस के लोकल हब से कनेक्टेड होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर ये जो डेटा ड्रिवन मार्केटप्लेस मॉडल की तरफ इनका ऑपरेशनल शिफ्ट हुआ है, वही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। सही पकड़ा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब आपके पास AI ड्रिवन डिजाइन्स हैं और 20 डेज की डिलीवरी है, पर अगर आप सिर्फ सस्ती टी-शर्ट्स बेच रहे हैं, तो इस लॉजिस्टिक्स का मार्जिन पर क्या असर पड़ता है? यही तो इनकी स्ट्रैटेजी का अगला हिस्सा है। अगला कदम होता है प्रीमियमाइजेशन, यानी प्रीमियम फैशन कैटेगरीज में उतरना। क्योंकि B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट अब इनके टोटल रेवेन्यू का 94% हो गया है ना? बिल्कुल। इसलिए मैनेजमेंट ने फुटवेयर और विमेंस वेयर जैसे नए और हाई मार्जिन सेगमेंट्स में कदम रखा है, और इन प्रीमियम क्षेत्रों में उनका स्केलिंग मॉडल बाकियों से अलग है। अलग कैसे? मतलब नई कैटेगरी में एक्सपेंशन में तो बहुत कैपिटल लगता होगा ना? यही तो ट्विस्ट है। वो इसके लिए जीरो नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट, जीरो नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सुनने में थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू नहीं लगता? जब भी कोई नया बिजनेस या नई कैटेगरी लॉन्च होती है, इन्वेंट्री पर पहले अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। आमतौर पर हाँ, पर इनका ऑपरेशनल मॉडल अलग है। वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां उन्हें इन्वेंट्री पर अपनी लागत नहीं लगानी पड़ती। अच्छा, तो पेमेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है फिर? उन्हें क्रेडिट पीरियड मिलता है, और उनका स्पीड टू मार्केट इतना फास्ट है कि क्रेडिट पीरियड खत्म होने से पहले ही सामान बिक जाता है और उनके पास पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, मतलब कैश फ्लो साइकिल पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर रखी है। साथ ही दस्तावेज में नॉटिका, FCUK और एरोपोस्टल जैसे लाइसेंस्ड ब्रांड्स का भी जिक्र है। हाँ, प्रीमियम लाइसेंस्ड ब्रांड्स पर फोकस करने से एवरेज सेलिंग प्राइस यानी ASP बढ़ता है। जब कपड़ा महंगे दाम पर बिकेगा और जीरो नेट कैपिटल मॉडल होगा तो लॉन्ग टर्म मार्जिन एक्रीशन यानी लंबा मुनाफा तो बढ़ेगा ही। ये सारे ऑपरेशनल शिफ्ट्स सीधे तौर पर कंपनी को एक प्रीमियम ब्रांड पोजीशन में ला खड़ा करते हैं, पर अब इस सब को फाइनेंशियल रियलिटीज की कसौटी पर कसते हैं। ठीक है, नंबर्स क्या कहते हैं देखते हैं। Q4 और FY26 की अर्निंग्स रिपोर्ट देखकर आश्चर्य होता है। आंकड़े इतने शानदार हैं, पर मैनेजमेंट अभी भी इस परफॉर्मेंस को अर्ली स्टेज ग्रोथ क्यों मान रहा है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आखिर उनके नंबर्स को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। देखिए, लगातार 10वीं तिमाही यानी 10 क्वार्टर्स से उनकी रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव रही है। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि Q4 FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ 63% रही और पूरे FY26 का कुल रेवेन्यू 255 करोड़ रुपए रहा,
जो कि 58% की ग्रोथ है। और उससे भी बड़ी बात, पिछले 3 सालों में लगातार 60% की कंपाउंडिंग रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। फैशन इंडस्ट्री में ऐसी लगातार कंपाउंडिंग ग्रोथ आसान नहीं होती। सही बात है, पर सिर्फ सेल्स बढ़ना काफी नहीं होता। असली गेम तो कैपिटल एफिशिएंसी का होता है, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या ROCE कहते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इनका ROCE 22.31% है। और यही आंकड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है। सुनने वालों में जो फाइनेंस से नहीं है, उनके लिए आसान भाषा में बता दूं कि अगर कंपनी 100 रुपए बिजनेस में लगाती है तो उस पर साल भर में लगभग 22 रुपए कमा रही है। बिल्कुल। और एक एप्रिल ब्रांड के लिए 22% ROCE सच में बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस मानी जाती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसे इस बात का सबूत मानते हैं कि उनका एसेट लाइट मॉडल और कैपिटल एलोकेशन पूरी तरह सुरक्षित और सही दिशा में है। साथ ही इनका EBITDA मार्जिन भी बेहतर हुआ है। FY26 में ये 13.1% था और Q4 आते आते 14.14% हो गया। हाँ, और इतनी तेजी से स्केल करने के बावजूद उनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, करीब 0.3 से 0.4 के आसपास। वो कर्ज में डूबकर ग्रोथ नहीं खरीद रहे। एक और छोटी लेकिन इंटरेस्टिंग डिटेल है। पिछले साल आग लगने की वजह से 22 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस क्लेम अभी पेंडिंग है, जो आंकड़ों में रिसीवेबल दिख रहा है। जब वो मिलेगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और भी कम हो जाएंगी। तो जब इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि लगातार 60% की ग्रोथ है, 22% का ROCE है, प्रीमियम कैटेगरीज में मार्जिन अक्रीशन हो रहा है, तो उन्हें समझ आता है कि ये अर्ली स्टेज क्यों है। इनके पास अपकमिंग पायलट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा रोड मैप है जो इस मार्जिन को और पुश करेगा। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो सुनने वालों के लिए ये कहानी सिर्फ एक अपैरल ब्रांड की नहीं है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक पुरानी सोच वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेक्नोलॉजी, डेटा और परफेक्ट सप्लाई चेन के दम पर डिजिटल फैशन लीडर बन सकती है। सही कहा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से उठकर टेस्ट एंड स्केल मॉडल अपनाना, Thread.ai से नेचुरल फैब्रिक्स के ट्रेंड्स पकड़ना और इन्वेंट्री लोकलाइजेशन से 2 दिन में डिलीवरी करना, ये सब एक मल्टी ब्रांड ऑपरेशनल बैकबोन की कामयाबी है। एकदम, बिल्कुल सटीक और मजबूत एग्जीक्यूशन। लेकिन अंत में एक छोटी सी बेचैन करने वाली बात जहन में आती है। वो क्या? सोचिए, अगर आज AI और डेटा ही ये तय कर रहे हैं कि मार्केट में नेचुरल फैब्रिक्स चलेंगे या कोई और ट्रेंड चलेगा, तो क्या भविष्य में फैशन का मतलब ह्यूमन डिजाइनर्स की आजाद सोच होगी या बस एक एल्गोरिदम का मैथमेटिकल आउटपुट रह जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई अपनी मर्जी से वही पहन रहे हैं जो हम चाहते हैं, या हम वही पहन रहे हैं जो हमारे डेटा और ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज करके किसी AI ने हमारे लिए चुना है? अगली बार शॉपिंग करते वक्त शायद किसी के भी दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। ये एक नया नजरिया है अपने कपड़ों को देखने का। इस बेहद रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। आगे भी ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।